आज से करीब 65 करोड़ साल पहले डायनासोर्स इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे। उनके जाने के बाद पृथ्वी कैसी होगी जरा इमेजिन करिए। मैमल्स अभी तक धरती पर नहीं आए हैं, सबसे बड़े क्रिएचर्स विलुप्त हो गए हैं और पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीव जंतु काफी छोटे हुआ करते थे सिवाय टाइटेनोबोआ के। उस समय टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद थे। इन्हें आप सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति भी कह सकते हैं। इनकी लंबाई 50 फीट और वजन 250 पाउंड तक हो सकता था। इतने बड़े जानवर के साथ मुकाबला करना किसी भी अन्य जानवर के लिए चुनौतीपूर्ण या लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक जानवर जिसने टाइटेनोबोआ का मुकाबला किया वो है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। एचेरोंटोसुकुस गुजरनेसिस आज के क्रोकोडाइल के पूर्वज हुआ करते थे, जिनकी लंबाई 20 फीट तक होती थी। क्रोकोडाइल और टाइटेनोबोआ के बीच अच्छी खासी दुश्मनी उस समय देखने को मिला करती थी, लेकिन आखिर ये दोनों क्यों लड़ाई किया करते थे और दोनों में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता था, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर एक 20 फीट के क्रोकोडाइल और 50 फीट के सांप के बीच भला क्या दुश्मनी हो सकती है। साइज के हिसाब से लगता है कि टाइटेनोबोआ ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रोकोडाइल ने कई बार टाइटेनोबोआ को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि क्रोकोडाइल के पूर्वज भी मछली खाते थे और उनके दांत हंटिंग के लिए परफेक्ट माने जाते थे। वहीं टाइटेनोबोआ भी पानी में रहकर मछलियों का ही शिकार किया करते थे। दोनों ही स्पीशीज का इकोसिस्टम भी काफी हद तक एक जैसा हुआ करता था, यानी एक ही प्रकार के वातावरण में दोनों रहते थे। ऐसे में दोनों के बीच थोड़ी बहुत खटपट होना तो लाजिमी है। खाने को लेकर ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई होगी, ऐसा माना जाता है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि क्रोकोडाइल ने टाइटेनोबोआ से फाइट करने के लिए खुद को एक खास तरह से विकसित किया है। टाइटेनोबोआ का साइज 50 फीट हुआ करता था। ऐसे में उसे खाने के लिए जो भी मिल जाता था वो उसे हजम कर जाता था, फिर चाहे वो छोटी बड़ी मछली हो या फिर कोई क्रोकोडाइल ही क्यों ना हो। अक्सर क्रोकोडाइल के बच्चों को टाइटेनोबोआ अपना भोजन बना लिया करते थे। बेबी क्रोकोडाइल्स को इन जायंट स्नेक से बचकर रहना पड़ता था। आज के समय में टाइटेनोबोआ को विलुप्त हो चुकी स्पीशीज में गिना जाता है। हालांकि कई बार इन्हें देखने के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है ये बात आज तक साबित नहीं हो सकी है। इतने बड़े और शक्तिशाली होने के बाद भी टाइटेनोबोआ विलुप्त हो गए। हालांकि टाइटेनोबोआ के वंशज आज भी धरती पर मौजूद हैं, जिनका मुकाबला एंशिएंट क्रोकोडाइल्स के वंशजों के साथ देखने को मिलता है। समय के साथ इनके रहन सहन और हैबिटेट में अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों सालों से सांप और क्रोकोडाइल के बीच चली आ रही जंग आज भी जारी है। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को आज भी पाइथन अपना भोजन बना लेते हैं। साल 2005 में एक मरा हुआ बर्मीज पाइथन पाया गया था, जिसने एक अमेरिकन एलिगेटर को खाया हुआ था। पूरा एलिगेटर उसके पेट के अंदर ही था। वहीं साल 2014 में एक ऑलिव पाइथन ने फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल को मारा और उसे खा लिया। माउंट ईसा के पास की यह घटना है। इसी तरह की और भी कई घटनाएं दुनिया के अलग अलग कोनों से सामने आ चुकी हैं। टाइटेनोबोआ अधिकतर फ्लोरिडा, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर पाए जाते थे। वहीं उनके ओपोनेंट्स आज पूरी दुनिया में फैले हुए नजर आते हैं। इनकी लड़ाई में दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है और कई बार तो दोनों की ही मौत हो जाती है। एक पाइथन के शिकार करने के तरीके के बारे में आपने शायद पहले सुना भी होगा। यह अपने शिकार के चारों ओर लिपट जाता है और उसे कसकर जकड़ लेता है, जिससे दम घुटने से या हार्ट फेलियर से प्रे की मौत हो जाती है। वो दोबारा मुकाबला करने लायक नहीं रहता और पाइथन को अपना डिनर मिल जाता है। पाइथन बड़े से बड़े जानवर को खाने की हिम्मत रखते हैं। इनके जॉज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रोकोडाइल के दांत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और इनका जबड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इनकी बाइट करने की क्षमता अद्भुत होती है। एक ही वार में यह अपने शिकार को चारों खाने चित कर देते हैं। बचने का कोई मौका ये शिकार देते ही नहीं। साथ ही क्रोकोडाइल्स के पास एक आर्मर भी होता है। इस आर्मर को बाइट करना सांप के लिए नामुमकिन है। सांपों ने शायद ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। इनके शिकार करने की स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसे इंसानों के अक्सर वे गले पर या फिर शोल्डर पर ही बाइट करते हैं और सदियों से हम लोग ये चीजें देखते हुए भी आ रहे हैं। वहीं क्रोकोडाइल का शिकार करने के लिए सांप उन्हें जकड़ लेते हैं। पीछे से लेकर मुंह तक पूरी क्रोकोडाइल बॉडी को सांप जकड़ लेते हैं। क्रोकोडाइल यदि सांप को काटने की कोशिश करता है तो सांप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सांप छोटी मोटी चोटों से तो बहुत जल्दी उभर जाते हैं। सांप के बारे में एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हार्ट बीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं।
पाइथन अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसका दम न घुट जाए और हार्ड काम करना बंद न कर दे। लेकिन क्रोकोडाइल पर कई बार ये तरीका काम नहीं आता, क्योंकि क्रोकोडाइल्स बिना ऑक्सीजन के भी काफी देरी तक जिंदा रह सकते हैं। सांप के जकड़ने के कारण क्रोकोडाइल की कई बार कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो जाती है। अक्सर ये माना जाता है कि जो जानवर ज़्यादा शक्तिशाली है और साइज में बड़ा है, जीत उसी की ही होगी। लेकिन अगर साइज और ताकत बराबरी की हो तो मुकाबला भी कड़ा ही देखने को मिलता है। सांप और क्रोकोडाइल के बीच की जंग 5-5 घंटों तक चलती रहती है। यदि जंग में सांप जीत जाता है तो उसे अगले 2 हफ्ते तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पाइथन के अलावा कुछ और प्रजाति के सांपों की बात करते हैं। पाइथन्स को आमतौर पर जहरीला नहीं माना जाता। एक जहरीला सांप भी क्रोकोडाइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साल 2020 में एक स्टडी में ये बात पता चली थी कि क्रोकोडाइल जहरीले सांप का डंक का सामना आसानी से कर सकते हैं। सांप के जहर से ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के ब्लड में कुछ खास प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिससे सांप का जहर बेअसर हो जाता है। साइंटिस्ट ने इसको लेकर एक रिसर्च भी की है। चूहे के सामने एलिगेटर और सांप का दोनों का खून रखा गया। एक सांप का खून एलिगेटर के मुकाबले चूहे को 100 गुना ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचाता है। क्रोकोडाइल्स और सांप के बीच जंग काफी रोचक होती है। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। मरते दम तक ये लड़ने की क्षमता रखते हैं। फ्लोरिडा में देखा गया कि एक एलिगेटर जहरीले सांप का शिकार कर रहा है। वो उसे अपने मुंह में रख लेता है। सांप बचने की कई कोशिश करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती और एलिगेटर को अपना भोजन मिल जाता है। एलिगेटर के ऊपर सांप के जहर का असर नहीं होता, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन क्या एक सांप एलिगेटर या क्रोकोडाइल को पचाने में सक्षम है? क्या इनके मजबूत आर्मर और नुकीले दांतों से सांप को कोई नुकसान पहुंचता है? असल में एक सांप क्रोकोडाइल की सारी हड्डियों को, फ्लैश को और अन्य ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन एनिमल और केराटिन को वो 2 से 3 हफ्तों बाद वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सांप कई बार काफी बड़े एलिगेटर्स का शिकार भी कर लेते हैं, जो उनके खुद के लिए भी जानलेवा बन जाता है। फ्लोरिडा में 13 फीट लंबे एक बर्मीज पाइथन ने 6 फीट के एलिगेटर को निगल लिया, लेकिन सांप उसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाया और दोनों की मौत हो गई। क्रोकोडाइल के अंश बाद तक भी सांप के अंदर नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सांपों को पता चल जाता है कि ये शिकार उनके लिए बहुत बड़ा है और वो उसे खाने का प्लान टाल देते हैं, लेकिन कई बार उनका अंदाजा गलत साबित हो जाता है और दावत के चक्कर में अपनी मौत को ही दावत दे बैठते हैं। तो वहीं ऐसा भी माना जाता है कि सांप को बड़े शिकार को डाइजेस्ट करने में समय लगता है। इतने दिनों में उनके पेट के अंदर मौजूद शिकार सड़ना शुरू हो जाता है और उस सड़न के कारण ही सांप की मृत्यु हो जाती है। बर्मीज पाइथन फ्लोरिडा के मूल निवासी नहीं है। इन्हें 70 और 80 के दशक में यहाँ लोगों के द्वारा बेचने के उद्देश्य से लाया गया था। धीरे धीरे ये जंगल में पूरी तरह से फैल गए। कुछ गलती से छूट गए तो कुछ को जानबूझकर जंगलों में छोड़ दिया गया। अधिकतर सांप हर तरह के वातावरण में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। फ्लोरिडा में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो पाइथन को बढ़ने से रोक सके, सिवाय एलिगेटर्स के। एलिगेटर ने बर्मीज पाइथन की ग्रोथ को कंट्रोल किया हुआ है। असल में सांप बहुत तेजी से दुनिया के अलग अलग कोनों में खुद को स्प्रेड कर लेते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों में सांप पाए जाते हैं। ये समुद्र के अंदर रह सकते हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई वाली जगहों पर भी ये जा सकते हैं। जंगलों में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड रहने में भी इन्हें कोई समस्या नहीं होती। लोगों के घरों के आसपास रिहायशी इलाकों में भी सांप आराम से देखने को मिल जाते हैं। यकीनन टाइटेनोबोआ को अपने वंशजों पर गर्व महसूस होता होगा। वहीं क्रोकोडाइल को ट्रॉपिकल कंट्रीज ही ज़्यादा पसंद आती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो नदियों के आसपास रह सकती हैं, लेकिन उन्हें वाइल्ड लाइफ में रहना ही ज़्यादा पसंद है। लाखों सालों से सांप और क्रोकोडाइल्स एक साथ रह रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की कमजोरी और ताकत के बारे में भी पता चल चुका है, लेकिन फिर भी आज दोनों ही प्रजातियों के वंशज दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। लेकिन एक तीसरा शख्स इनके बीच में इंटरफेयर कर रहा है और वो हैं हम ह्यूमंस। आज इंसानों के कारण दुनिया में हर 5 में से 1 रेप्टाइल की प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। करीब 10,000 स्पीशीज को लेकर एक स्टडी की गई, जिसमें से 2,000 ऐसी स्पीशीज हैं जिन पर खतरे की घंटी लटक रही है। टर्टल्स की करीब 60% स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर हैं। वहीं क्रोकोडाइल्स की करीब 50% स्पीशीज पर भी यही खतरा मंडरा रहा है। साइंटिस्ट ने 40 ऐसी प्रजातियों के बारे में बताया है जो बहुत ही जल्द विलुप्त हो सकती हैं और उन्हें बचाने के लिए इंसान कोई कदम नहीं उठा रहा है। अधिकतर क्रोकोडाइल्स जंगलों में या उनके आसपास ही रहते हैं
और इंसान कितनी तेजी से जंगल काट रहा है ये तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। क्रोकोडाइल, जिन्होंने टाइटेनोबोआ जैसे जानवर से भी जीत हासिल कर ली, उनका डटकर मुकाबला किया, आज इंसानों की गलतियों के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब भी समय है प्रकृति, वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होकर पेड़ों की कटाई और वन्य जीव में अपना हस्तक्षेप कम कर देना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।